चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। 40 दिन का लॉकडाउन, 21 दिन के बाद 19 दिन का सेकेंड पार्ट का लॉकडाउन शुरू हो गया। 4 दिन हो गए, 15 दिन बाकी है। सारे समाजसेवी संस्थाएं एक दूसरे का साथ, एक दूसरे को मजबूरियों में अपना हाथ सहयोग देने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। एक बात और जो सबसे बड़ा विषय जो आने वाला है, सबसे बड़ा जो मुद्दा होने वाला है वह होने वाला है कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद कोरोना की लड़ाई हो सकता है हम जीत जाएं, और जीतने की कगार पे दिख भी रहा है। जैसे जैसे आंकड़े अब दिनों के आधार पर जो आंकड़े जिस तरीके से होने चाहिए उस पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बोला कि 30 से 40% की कमी आई है आंकड़ों में, तो गिरावट हो रहा है, हम जीत जाएंगे। लेकिन देश आर्थिक मंदी के कितने बुरे हालात में पहुंचेगा इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। हमारे साथ हैं अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, इंदौर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख जी, जो वहाँ पे कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है, नहीं सॉरी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता। एक्चुअली हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ने वाले थे, लेकिन आज किसी वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं शहरयार खान जी, लेकिन हम कल उनसे कुछ बातचीत जरूर करेंगे। और हमारे साथ इधर मुंबई से जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनोद शुक्ला। एक्चुअली में इन्होंने पर्यावरण के विषय में इन्होंने डॉक्टरेट डिग्री हासिल की है और पंडित दीनदयाल स्मृति मंच के अध्यक्ष भी हैं। कई हजार लोगों में इन्होंने खाने का वितरण किया है, भोजन बना हुआ नहीं बल्कि भोजन का पूरा किट, जिसमें चावल, दाल, गेहूं, आटा, शक्कर, तेल, जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो 15-20 दिन के पूरे भोजन का पैकेट ये बांटते चले आ रहे हैं और अभी भी इनका निरंतर कार्य चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम जो इस विषय पे बात करेंगे, डॉक्टर गुलरेज शेख जी से बात पूछना चाहेंगे कि 40 दिन का लॉकडाउन होने के बाद जब ये देश का लॉकडाउन हटेगा, बैंक ने घोषणाएं कर दी, EMI की कटौती कर दी बैंक वालों ने, कुछ लोगों के कट रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं कट रहे हैं, तमाम तरीके से सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। शेख साहब, क्या आर्थिक मंदी जो आएगी, जो जिस तरीके से हम आर्थिक तौर पर पीछे जा रहे हैं जितना, उसको रिकवर करने में अपने हिंदुस्तान को कितना समय लगेगा? नहीं, जहाँ तक बैंक का विषय है, मोरिटोरियम तो बैंकों ने दिया है, जो भी उसके लिए अप्लाई कर रहा है ऑनलाइन उसको मिल रहा है। हमने खुद ले लिया है, इसलिए हम जानते हैं कि बैंक का काम तो हो रहा है। जहां तक आप पूछ रहे हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का विषय, देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने एक बात अपनी रिपोर्ट में जो ग्लोबल आउटलुक के नाम से पब्लिश करते हैं हर साल, उन्होंने कहा है कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, उसके बाद से सबसे विकराल हालत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के अभी है। और जिसको हम कहते हैं कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, वही स्थिति दुनिया आज के समय में है। देखिए अभी तक जो सर्वेक्षण बोल रहा था कुछ महीने पहले तक कि 2020 का जो वर्ष होगा, दुनिया की ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होगा वो 3.3% होगा, और अभी जो माना जा रहा है ये -3 होगा, मतलब 3% और नीचे गिर जाएगा। मतलब कितना? -3, 20% से -3 पे हम जा रहे हैं। 3.3 से 3.3% की ग्रोथ होनी थी, उससे -3 पहुंच गए, मतलब 6.3% गिर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल पुराने आंकड़े से। तो मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाला विषय है, और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी कोई इकोनॉमी वर्ल्ड में तो 6% होगी यूनाइटेड स्टेट्स की। उसके बाद या उससे ज्यादा कहें तो जो ये आंकड़ा दे रहे हैं मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूँ, 7.6% का दे रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का। लेकिन मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन में जो श्रिंकेज होगा वो कम से कम भी 10 से 11% होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि ये कोरोना वायरस की क्राइसिस से पहले ही जो इकोनॉमिक पावर हाउस है यूरोप का, जर्मनी रिसेशन का मतलब ये होता है जब आपकी जीडीपी जो है नेगेटिव में जाए। तो जब ये स्थिति थी, जब ये कोरोना नहीं आया था, उसके बाद
स्पेन को देखिए, ब्रिटेन को देखिए, इटली को देखिए, इवन जर्मनी को देखिए, तो क्या स्थिति बनी है? तो 10% कम से कम सुखड़ाव होगा। लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने कही है कि यदि जैसा कि उनको लग रहा है कि चीन का जो जीडीपी आएगा वो 1.9% आएगा और भारत का आएगा 1.6%। तो ये केवल दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दिखाई जा रही हैं जो पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। तो ये दुनिया के लिए एक अच्छी चीज है, हमारे लिए अच्छी चीज है कि यदि ये दो अर्थव्यवस्थाएं पॉजिटिव में जाती हैं तो दुनिया काफी हद तक बचेगी। लेकिन इस पे एक और संशय ये है भारत का कि यदि ये क्राइसिस जो है ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी कंटिन्यू करती है तो आप मानकर चले कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो 6 से 7% का सुखड़ाव मानेगी। तो 6-7% अगर जीडीपी गिरती है तो आप समझिए कितनी घातक होगी। 2008 की हम बार बार बात करते, जब लेहमैन ब्रदर्स क्राइसिस हुई थी तब 1% से कम का सुखड़ाव, तब इतनी खराबी हालत हो गई थी, बैंकें शट हो रही थी, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स होती। यदि ये 6% जाती, 3% तो जा ही रही है कम, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। इसमें एक ही सकारात्मक पक्ष हो सकता है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स जल्दी निकल जाए तो यूएस, चाइना और इंडिया, यदि ये 3 पावर हाउसेस जो इकोनॉमी के हैं ये चलते रहते हैं तो दुनिया को बाहर निकाल देंगे। मतलब अगर अब क्या जीडीपी के मामले में या आर्थिक पावर के मामले में क्या सुपर पावर चीन बन के उभरेगा? अब स्थिति ऐसी हो रही है, क्या दिख रहा है कि जीडीपी जैसा हमारा 6 पॉइंट अगर गिरने की वर्ड के हिसाब से अगर दिख रहा है आंकड़ा, तो क्या चीन में जीडीपी दर बढ़ रहा है इस कोरोना के दौर में और सारे देशों में जीडीपी घट रही है? शुक्ला जी, क्या चीन सुपर पावर बन के निकलेगा अब? कि चीन सुपर पावर बन के निकलेगा? पहले प्रेजेंट सिनेरियो क्या है मैं आपको बता दूं। आने वाले कल में नई सामाजिक आर्थिक नीति पे पूरे काम करना पड़ेगा। जी जी। नई सामाजिक आर्थिक नीति अभी क्या है, देखिए पूरा जो पैसा है इकट्ठा एक ही जगह होता जा रहा है और चंद लोगों के हाथ में पूरी मनी पावर है। मनी पावर बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, हमको करते जी तो संपन्न साधन है। आने वाले कल में अनाज चाहिए, यहाँ पर मौसम की नियमितता है, यहाँ पर उपजाऊ जमीन है 70% से जाना, यहाँ खनिज पदार्थ है, मैन पावर है, सारी ये दौलत जो है अपनी यहाँ पर पड़ी हुई है हिंदुस्तान में। लेकिन इसका अधिकतम उपयोग जो है वो करने की बात है। और आर्थिक विकेंद्रीकरण करके जैसे पलायन हो रहा है, गांव में लोग जा रहे हैं, तो सेल्फ सफिशिएंट विलेज का डेवलपमेंट का सही टाइम आ गया है, जो पंडित दीनदयाल जी ने भी सोचा था और हमारे गुरु प्रभात रंजन सरकार उन्होंने भी प्राउड करके व्यवस्था दी है। तो हम जो लिंक करते हैं ना विश्व से, क्योंकि वो पावर चंद लोगों के पास में पैसा आता है, बाकी के नीचे की पावर्टी को दूर करने के लिए आपको आर्थिक विकेंद्रीकरण नीति जैसे स्मार्ट विलेजेस बनाने होंगे। और इसके स्मार्ट विलेजेस मॉडल एक दफे भारत का तैयार हो जाता है, उसी प्रकार पूरे विश्व को, क्योंकि अभी आने वाले कल में ग्लोबल ऑर्डर बन गया है, यानी ये ग्लोबल विलेज बन गया है। बिल्कुल। तो ये मॉडल जो है हिंदुस्तान एक दे सकता है और हिंदुस्तान में कमी नहीं है और हम वापस खड़े हो सकते हैं। जी जैसे अभी जो पारिवारिक स्पिरिट आई है, एक मैं सोचा जो भावनात्मक स्पिरिट आई है एक दूसरे को मदद करने की, तो किसी के पास श्रम है, किसी के पास दौलत है, किसी के पास नॉलेज है, तो ये सारी नॉलेज को एक इक्विटी बनाए, इक्विटी बनाकर उसको शेयर करके डाले तो हिंदुस्तान को खड़े होने में कोई बात नहीं है, लेकिन इस विचार को प्रमोट करने की बात है बस। लेकिन ऐसे स्थिति में जब लोग जहां पर 40 दिन रुक नहीं सकते, पैदल चल देते हैं गांव की ओर। कोटा से अभी छात्रों को भेजा गया बसें बना करके। कुछ एक तो सरकार का भी देखिए जाता है तो दोहरी नीति काम करती है। एक तरफ जहां बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, जो जहां है वहीं पे रहें, मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। गुलेश शेख जी, आप भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार आपकी है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि हमको लॉकडाउन का पालन करना है, एक तरफ दूसरी तरफ कोटा में छात्रों को वहां पर यूपी में भिजवाया जाता है, बिहार उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या लॉकडाउन, अगर इसमें से कोई एक भी संक्रमित होता है तो कितने लोगों में ये चेन बढ़ता है, चेन टूटने वाली जो स्थिति होती है वो उस पर कितना घातक होता है। तो हमारा लॉकडाउन स्थिति और बढ़ सकती है। लॉकडाउन बढ़ेगा फिर हमारी इकोनॉमी डाउन होगी।
तो इस पे सरकार को क्या गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? राजनीति तो शुरू हो गई है, चलो ठीक है, छात्र फंसे तो उनको अपने घर पहुंचाना चाहिए। हर जगह हर शहर में हर जगह लोग फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है कहीं भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जहाँ पे कोई आदमी फंसा नहीं हो, लेकिन सबकी व्यवस्था तो नहीं की जा सकती। फिर ये छात्रों की व्यवस्था जो की गई, क्या वाकई में ये सही कदम है या हमारे आने वाली स्थिति के लिए गंभीर समस्या खड़ी करने वाली है? नहीं, गलत है। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट से, मैं अभी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स की गलतियां हैं। देखिए फाइनली केंद्र के हाथ में ये सब पावर्स नहीं होते हैं। आपको ये समझना होगा कि भारत एक संघीय ढांचे के ऊपर चल रहा है। संघीय ढांचे में अधिकांश जो शक्तियां होती हैं वे राज्य की सरकारों के पास होती हैं। यदि कोटा से बच्चों का पलायन करवाया गया तो दूसरे राज्यों में, तो वहां की सरकार नहीं, लेकिन वहां से पलायन करवाया गया तो, और जहां पर भेजा जा रहा है वहां की राज्य सरकारें जब बस लेने के लिए गई तब तो पलायन किया गया ना। दोनों सरकारों के बीच बातचीत होने के बाद ये पैदा हुआ होगा स्थिति। ऐसा तो नहीं कि कोई सरकार किसी को ले जाकर के छोड़ देगी। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है? हमारा केंद्रीय जो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? नहीं, इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के, स्वास्थ्य मंत्रालय के हाथ में है ही नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ जो होता है वह कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट सब्जेक्ट होता है। अब इसमें समस्या ये है कि यदि एक राज्य अपने दूसरे राज्य के व्यक्ति को रखना नहीं चाहता, भेजना चाहता, तो जो गृह राज्य है उसको दूर करना ही पड़ेगा। वो कैसे मना कर सकता है काम नहीं लेंगे अपने तक? नहीं, जब देखिए ऐसा है कि जब दिल्ली में आनंद विहार में लोग सड़कों पर उतर गए, तय हुआ कि भाई ये वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है, रोका गया। इसके ऊपर उंगली उठाई गई कि नहीं, मजदूरों का पलायन नहीं किया जाना चाहिए, लोग रोकें, अपनी जगह रुके, जहाँ वहीं पर लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन अब यहाँ पे जब सरकार भेज रही है तो उसके लिए जो यूपी सरकार, जैसे योगी की सरकार ने सरकार भेजकर गाड़ियाँ भेज करके उनको मंगवाया गया, छात्रों को बुलाया गया। जब ये बुलाने का सिलसिला शुरू होगा तो ऐसे और लोग भी धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे और 10% की गलती का भुगतान 90% भुगतेगा, और उसकी वजह से हमारी देश में आर्थिक स्थिति पैदा होगी, आर्थिक मंदी पैदा होगी। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यदि राजस्थान की सरकार उनको नहीं रखना चाहती है और बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार के हैं या मध्य प्रदेश के हैं या महाराष्ट्र के हैं, तो उनका क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने सब्जेक्ट्स को मना कर देगी कि नहीं, अगर वो दूसरा राज्य नहीं रखना चाहता तो हम भी नहीं लेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फाइनली वे तो सब्जेक्ट तो स्टेट के ही है ना जी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके राज्य की बनती है। वो सरकार के पास तो रुके नहीं है, वो तो रुके हैं किसी हॉस्टल में, किसी जगह पे अपना रुके हुए हैं। उसके लिए सरकार जब तक उनको कदम, उनके सहयोग के लिए आगे नहीं बढ़ेगी तब तक तो घर से बाहर निकल नहीं सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि नहीं तो राजस्थान की सरकार यदि घर के बाहर नहीं निकलने देगी तो कोई निकल ही नहीं सकता ना। नहीं सकता। मतलब तो सरकार खुद चाहती है कि दूसरे स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपने पास में शेयर करे और उनके ऊपर डाल दे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, यही हो रहा है ना। ये बिल्कुल यही। आपस में अगर तालमेल नहीं हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और ये जो कोरोना की लड़ाई है हम हार जाएंगे आपस में। सेंट्रल और स्टेट का और तालमेल होना बहुत जरूरी है जी। एक तरफ मजदूर जब जा रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है कि नहीं, जो जहां वहीं पर रोका जाए उनको, और छात्रों के लिए बसें भेजी जा रही है, एक नहीं, दो नहीं, 100-200 बसें भेजी जा रही हैं। ठीक है, छात्रों के प्रति संवेदनाएं सबकी होती हैं, वो देश का भविष्य है, लेकिन मजदूर भी तो हमारा एक कहीं न कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ग है, जिसके ऊपर हमारी पूरी जीडीपी, हमारा जो इंडस्ट्रीज है सब निर्भर करती है। उनके लिए हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे जी, हमारे जीडीपी तो वही है, मजदूरी हमारे मजदूरी है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना। और एक बात ये समझ में नहीं आती साहब कि आप ये बताइए कि सबसे पहले जो ये होता है कि आरबीआई बोल चुकी है कि सारे बैंक के ईएमआई जो है वो 3 महीने तक नहीं ली जाएगी। फिर भी ईएमआई, कई लोगों के बात आते हैं कि ईएमआई पे ईएमआई कटता चला जा रहा है। तो मतलब सारी बैंक को सुविधाएं दी जा रही हैं, बैंक उन सुविधाओं को अपने पास रख ले रहा है और जनता से वसूल रहा है, लोगों से वसूल रहा है। तो ये कैसे इकोनॉमी को तालमेल बनाने की स्थिति पैदा हो सकती है?
नहीं, चूंकि जैसे मेरी बैंक का मेरे पास एसएमएस आया कि यदि आपको मॉनिटोरियम लेना है तो आप एसएमएस यस करें या फिर नो करें। हाँ नहीं, लेकिन उसमें शर्तें हैं, उसमें शर्तें हैं कि अगर ईएमआई आप 3 महीने रोकते हैं तो आपसे आने वाले दिनों में ईएमआई तीन ईएमआई की जगह आपको 4.5 ईएमआई देना है। नहीं ठीक है ना, जब तक तो फिर अर्थव्यवस्था खुल जाएगी ना जी, तब तक तो अर्थव्यवस्था खुल जाएगी। तो आदमी कर लेता है मैंने, नहीं खुल जाएगी, लेकिन 3 ईएमआई के बदले 4.5 ईएमआई देना, मतलब 1.5 ईएमआई का इंटरेस्ट लगा देना, तो इस पे तो कोई नहीं तैयार होगा। फिर सुविधा देने का फायदा क्या है? फिर आरबीआई का अनाउंस करने का मतलब क्या है? सिर्फ हम क्या होता जी शुक्ला जी आप बोले इसके ऊपर, बताइए आप। जब हम एक बात बताएं कि हाँ, जो प्रश्न किया ना कि किसे ईएमआई का जब 3 महीने का ऑलरेडी पीरियड बोल दिया गया था, फिर 1.5 महीने का कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन हुआ तो मेरे ख्याल से इसको 3 महीने का करना चाहिए। नहीं ठीक है, हाँ लॉकडाउन 3 महीने का करना नहीं चाहिए भाई। अभी 40 दिन हुआ, हो सकता है कि और बढ़े, स्थिति कैसी हो क्या नहीं हो, लोग उस तरीके से लॉकडाउन हट भी जाए तो भी सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, काम पे कम जाएंगे, रोजगार कम होगा, हो जाएगी अपनी अभी देखिए क्या जी, आने कल में जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ चतुर्वेदी जी, हमें ये 3 महीने में ही कोई कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा। हमको इसमें जीने की आदत डालनी होगी, इसमें समन्वय और संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल, इकोनॉमी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सामने डील देनी। हमारी जो हम सुविधाओं के आदी हो गए थे ना, कंफर्ट जोन आ गया था, हम लोग लग्जरी में जी रहे थे, तो लग्जरी को कट करना पड़ेगा। वो लग्जरी को कट कर हम बेसिक नीड पे आए और लोगों को भी बेसिक नेशन की स्पिरिट को करना पड़ेगा जी, ये स्पिरिट को तैयार करना पड़ेगा। जैसे फैमिली को देखते हैं जी, तो अभी जो 3 महीने का जो बताया कि भाई जब बैंकों पर भी बोझ नहीं पड़े और साथ में इसके कंज्यूमर के ऊपर भी बोझ नहीं पड़े, दोनों के बीच में एक संतुलन कायम करना होगा। बिल्कुल, तभी जब तक हम एक दूसरे को तिलों में से ही तेल आएगा ना, पैसा तो होना चाहिए ना, तिलों में से तेल आएगा ना, कहाँ क्या चीज है अपने को कैसे। लेकिन एक बात कोई अलग नहीं है, सभी पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, सारी बॉडी का पार्ट है जी। तो एक चीज कलेक्टिव बॉडी हो गई, इंडिविजुअल बॉडी हो गई, दोनों अपने लिए जरूरी है, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, क्या हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं जो हमारी हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन जो दवा है जो निर्यात हो रही है, यह क्या कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ एक तिनके का सहारा का काम कर सकता है हमारी जीडीपी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए? क्योंकि बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है, कई देशों में हो रहा है। देखिए, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि HCQ की जो टैबलेट जी है तो उसको आप टर्नओवर के हिसाब से और जीडीपी के हिसाब से मत समझिए, लेकिन ये भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर है अपने आप को इंटरनेशनली स्थापित करने का। और जहां तक जीडीपी का विषय है, सबसे अच्छा सकारात्मक पार्ट भारत के साथ यह है कि जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि ये पॉज है, ना कि हमारे लिए स्टिल नहीं है, ये पॉज है, केवल स्टेचू नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है यह एक्सपोर्ट आधारित नहीं है, इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन आधारित अर्थव्यवस्था है। तो हमारे यहाँ जो हमारा सकल घरेलू उत्पादन होता है उसका अधिकांश कंजम्पशन यही हो जाता है। हमसे विपरीत यदि चाइना को देखें तो चाइना की है या यूनाइटेड स्टेट्स की है, ये एक्सपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो जो एक्सपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्थाएं उनको बहुत जोर की चोट लगना निश्चित है, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन पे इतना प्रभाव नहीं पड़ना है। दूसरा, हमारी जीडीपी का 15% 16% जो है वो कृषि से आधारित है। कृषि एक ऐसा सेक्टर है जो अपने आप चलता रहता है, क्योंकि एक नेचुरल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंडेंट है, तो हमको उसका भी एक लाभ मिलता है। तो भारत के लिए एक पॉज बटन है, ये स्टैचू वाली स्थिति नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज के लिए तो बड़ा स्थिति खराब है जी। शेख साहब, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज दब गई। हाँ, मैं कह रहा था कि चूंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह इंटरनल कंजम्पशन आधारित है, ना कि एक्सपोर्ट आधारित है। हमारा जो
जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका अधिकांश कंजम्पशन देश के अंदर ही हो जाता है। बहुत छोटा अर्थव्यवस्था का सेगमेंट है जो एक्सपोर्ट के ऊपर आधारित है। दूसरी चीज, एक हमको लाभ मिल रहा है कि ग्लोबली जो ऑयल की प्राइसेस नीचे चल रही है तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा क्योंकि हमारा फॉरेक्स बचता है। फिर अभी हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल के साथ, मतलब वहां की जो रिजर्व बैंक है उसको फेडरल कहते हैं, तो उसका हमको लाभ मिलना है कि जगह यदि रुपए की कीमत ज्यादा जी पैसे बदले ले फेडेक्स से। एक बात और आता है डॉक्टर शेख जी कि जब मजदूर पलायन कर चुके हैं, लॉकडाउन हटेगा, इंडस्ट्री में जो मैन पावर की कमी हुई होगी, क्योंकि मजदूर अब गांव से शहर में आने में कुछ दिन तो डरेंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे तो एक इंडस्ट्रीज पर उसका मैन पावर की वजह से बहुत गहरा असर आएगा, तो जीडीपी बहुत नीचे जाएगी। इसका कैसे हम लोग इससे निकलेंगे? इसके लिए केंद्र सरकार जो है वो रेलवे से भी बात कर रही है ऑलरेडी और राज्य सरकारों से भी बात कर रही है कि किस प्रकार से जो मजदूर हैं उनको वापस समय पर लाया जाए ताकि कारखाने जब खुले हैं तो वहां पर लेबर की समस्या नहीं हो। इसके लिए तो बड़े व्यापक स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ होम, ये चारों के समन्वय से चर्चा चल रही है अन्य राज्यों की। बिल्कुल सही बात है। शुक्ला जी, आपको नहीं लगता कि जो मजदूर इतना पैदल चल करके, कोई पूना से पैदल पहुंचा, महाराजगंज पहुंचा यूपी में, कोई जो पैदल जा रहे हैं, ज्यादातर के मजदूर वर्ग कहां से आते हैं? बिहार, यूपी, एमपी, ज्यादातर इस एरिया से मजदूर वर्ग, थोड़ा तमिलनाडु एरिया से आते हैं, थोड़ा इधर से। जो मजदूर जिस वर्ग से आते हैं, वो जो मजदूर वर्ग पैदल चल के अपने गाँव पहुंचे हैं, वो क्या लॉकडाउन हटने के बाद 2-3 महीने के अंतराल में, 1-2 महीने के बाद वो वापस शहर में मजदूरी करने के लिए आने की स्थिति में मन से तैयार हो पाएंगे? इसमें 2 चीजें हैं। हर एक मजदूर की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? अब वहां खाने कोई नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, और रोज कुआं खोदो, रोज पानी पे चल रहे हैं, तो वो मजदूर को आना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। नहीं, स्थिति ये देखिए, किसी को वहीं काम मिल गया। नहीं, वो स्थिति ये देखिए कि वो मजदूर यहाँ शहर में नहीं रुक सका, जहाँ पे तमाम सभी सेवाभावी संस्थाएं जो खाना दे रही हैं, शहर में नहीं रुक सका और पैदल चल के गांव भागा, क्योंकि कोरोना की दहशत इतनी हो गई है, पैनिक हो गया इतना माइंड, मानसिक रूप से लोग बीमार होते चले गए। यह भी एक कहीं न कहीं मजदूर वर्ग को डराएगा। नहीं, इसमें मजदूर वर्ग नहीं, सबकी है, हर अपनी जमीन पे पहुंचना चाहता है, अपने गांव जाना चाहता है। कभी मर गए तो बोले अपने गांव में ही मरे, ऐसी नहीं, इसके ऊपर तो भारत सरकार काम भी कर रही है। देखिए, आप देखिए कि पिछले बजट के अंदर अब बजट की जो हालत जो हुई है वो किसी की छुपी नहीं है इस बार कोरोना के संकट को लेकर, लेकिन जो बजट के अंदर प्रावधान थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक मंडियां बनाने का प्रावधान था, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जिस चीज का प्रोडक्शन जिस क्षेत्र में होता है वहीं फूड प्रोडक्शन यूनिट बन जाए ताकि उसकी खपत वहीं पर हो जाए, और जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनती है तो साथ में रोजगार का सृजन भी वहीं हो। तो रॉ मटेरियल गांव के आसपास ही क्लस्टर बना दिए जाए जहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, साथ में मंडियों का एक विस्तार किया जाए, और यहां तक कि जो हाट होते हैं उन हाट का परिवर्तन करके उनको मंडी बना दी जाए, कृषि मंडी, ताकि सहूलियत लोगों को यह हो कि पास के अपनी फसल बेच सके। जी अच्छा, शुक्ला जी एक सही बात डॉक्टर शेख जी बताया, सही बात है, लेकिन एक कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी, बहुत कुछ नया अध्याय, नया पाठ भी पढ़ाया। एक चीज़ और है कि लॉकडाउन में जब हम लॉकडाउन तोड़ रहे हैं तो हमें सजा हो रही है, हमारे ऊपर एनएसए लग रहा है, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। जब इस दौरान जो सुविधाएं सरकारी तौर पे लोगों तक पहुंचाने के लिए दी जा रही है और उसमें कोई गलती होती है, भ्रष्टाचार होता है, चोरी होती है, तो क्या उसके लिए कोई कोरोना जैसे आपातकाल स्थिति के लिए कोई नया कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों पे, ताकि इस तरीके की कोई हरकत नहीं हो, ताकि अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत पैदा नहीं हो? शुक्ला जी, लगता है कि संपर्क टूट रहा है। डॉक्टर शेख जी बताइए, जैसे कि देखिए, नई आवश्यकता नहीं है अलग कानून की, बस ये है कि जो
एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसी हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनका एग्जीक्यूशन सही करे तो उसके पास बहुत सारे प्रावधान हैं ऑलरेडी। आप नए कानून बनाकर आप ये नहीं सोच सकते नया कानून बना लेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा फाइन। जी मतलब इम्प्लीमेंट हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, शिवसेना की, किसी की भी हो, वो सरकार को इम्प्लीमेंट करना है प्रदेश की, तो जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। नहीं, लेकिन कई जगहों पे जैसे शहरों में देखा जाए, डॉक्टर शेख जी, शुक्ला जी आपको आवाज आ रही मेरी? शुक्ला जी 2-3 मिनट के लिए हैंग हो गया था, मतलब पॉज हो गया था, तो मेरे को सुना ही नहीं पड़ा। मैं शुक्ला जी, आप जैसे अब आप मुंबई जैसे शहर में हैं, आप इन शहरों में देखिए काफ़ी कमर्शियल दुकानें, होटल्स, फैक्ट्रियां, कारखाने बंद हैं, लेकिन उनके इलेक्ट्रिक का बिल पिछले बिल के एवरेज पे, क्योंकि मीटर देखने तो कोई कंपनी के लोग जा नहीं रहे हैं, तो पिछले बिल के एवरेज के आधार पर बिल भेज दिया जा रहा है। क्या ये गलत नहीं है? इसका असर हमारे आने वाले जी गलत है, लेकिन इसको अगर जैसे समय नहीं मिल रहा है, कोरोना की वजह से नहीं निकल पा रहे, तो उसको मेकअप करना चाहिए एक्चुअल उससे। अगर सपोज डिफरेंस आता है कम ज्यादा जो हो, वो नेक्स्ट मंथ में उसको बराबर करें। लेकिन वो तो पहले बिल भर दीजिए, फिर बाद में कोरोना का संकट हटेगा, लॉकडाउन हटेगा, फिर वो कब माफ होगा कब नहीं होगा। इलेक्ट्रिक, मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक बिजली विभाग ने कभी ऐसा किया होगा, लिया हुआ बिल किसी को वापस किया होगा। डॉक्टर शेख जी, क्या ऐसा हुआ है? अगले महीने में उसको वो करे ना, अगले महीने के अंदर वो कम ले। जैसे सपोज करो मैंने 2000 रुपए ज्यादा भर दिए, तो अगले महीने में मेरे 2000 रुपए उसको एडजस्ट करें। वो तो लिखने को तैयार, बिल तो एवरेज करके भेज देने की पिछले बिल की अपेक्षा इस बार का बिल भेज दिया, जबकि आपका बिल तो लॉकडाउन है, ऑफिस लॉकडाउन है, कंपनी लॉकडाउन है, वहाँ पे ऑफिस चल नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे बिजली का बिल कम ही आने वाला है, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है क्योंकि मीटर रीडिंग नहीं हो रहा है, तो बिल भेज दिया जा रहा है। तो ये भी हो सकता है नहीं कि इस बार का बिल ही नहीं भेजें, अगली बार हम देख करके सब मीटर पूरा रीडिंग करके फिर भेजेंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है पता नहीं है जी। उनके पास कितना कोटा है? नहीं, अगर घाटे में जा रहा है। देखिए क्या है, मुंबई शहर में करोड़ों लाखों घरों में इस तरीके से अगर एक हजार की चोरी हो, 1,000 का भी वसूली होता है गलत तरीके से, तो 1 लाख से कितने करोड़ की वसूली होती है। तो ये जो तरीका है, ये जो कहीं न कहीं हमारे अर्थव्यवस्था पे जो छोटे मोटे चोट पहुंचाए जाने वाली व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए सरकार को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। अगर 1 महीने का कोई बिल भी नहीं दे पाया तो सरकार को चाहिए उसमें रियायत कर दे। जो आदमी अभी मतलब एक जैसे मॉनिटोरियम पीरियड दिया है ना ईएमआई के लिए, तो इसमें भी कुछ कंसीडर करना चाहिए सरकार को। नहीं, वो देखिए, हम नहीं ईएमआई के लिए कंसीडर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंपनियां कारखाने बंद हैं उनसे बिना बिल के, बिना बिजली के बिल मांगा जा रहा है, तो ये कहां तक गलत है? इसके लिए क्या करेंगे? हाँ नहीं, ये भी सही नहीं है ना, ये उसमें करना चाहिए। जब तक क्या है, ये युद्ध जैसी स्थिति हो गई, युद्ध काल में कैसे होता है, छिन्न भिन्न हो जाता है सिस्टम जी। हाँ। सिस्टम कोलैप्स हो जाए पूरे के पूरे। अब सिस्टम कोलैप्स हो जाते हैं, सरकार को भी अपना चलाने का है, समाज को भी चलाना है, परिवार को भी चलाना है, सब कुछ देखना है। अब ऐसे, तो इसमें ऐसे अलग अलग नहीं देखना चाहिए। ऐसे में जिसको अपना रोटी सेकना सेक ले रहा है, ऐसे में बस उसमें स्वार्थी तत्व भी है, तो कुछ लोग स्वयं सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, नकारात्मक रहे हैं ना लोग जी। डॉक्टर शेख जी बताइए। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की विषय होता है, आज हो सकता है कि वो एवरेज बिल दे, लेकिन जब उसकी रीडिंग होती है तो अगर आपने एक्स्ट्रा भर दिया है तो हमेशा ये होता है कि वो एडजस्ट हो जाता है। हमने खुद ने भी कई बार देखा है, हमारे जो संस्थाएं हैं वहां पर अगर एक्स्ट्रा भरा जाता है तो अगली रीडिंग के अंदर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। जहां तक मुझे अपेक्षा है कि जो लोग इस महीने बिल नहीं भर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारें उनकी बिजली काटेंगी। और आप जहां तक एक प्रश्न कर रहे थे कि क्या इस महीने की बिजली फ्री दे देना चाहिए, मुझे नहीं लगता वो संभव है, क्योंकि अधिकांश स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ज्यादातर स्टेट्स में वे बोर्ड बहुत घाटे में है जी। लेकिन देखिए शुक्ला जी, एक बात मानते हैं कि क्या बिजली विभाग कभी भी लिया हुआ बिजली बिल को कभी एडजस्ट करने की स्थिति जैसी कोई आकलन किसी के पास तो नहीं आया है?
नहीं, मतलब ऐसे कभी ले लिया, ये क्या करते हैं, चाहे यहाँ पे रिलायंस का रहा हो, चाहे अडानी का रहा हो, चाहे बीएसएस का रहा। बीएसएस के समय तो स्थिति थोड़ा नॉर्मल थी, लेकिन अभी तो बिजली बिल अगर ले लिया जाता है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लोग इससे परेशान है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एडजस्ट करें, लेकिन नहीं एडजस्ट करने की स्थिति को देखते हुए भी हमें सरकार को यह सचेत करना भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसी स्थिति में जाकर के ऐसे ऐसे ना जाने कितने विभाग में और कितने स्तर पर लोग गलत तरीके से फायदा उठा सकते हैं इसका। हाँ, तो इसको आगाह करना भी जरूरी है, सतर्क करना, जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार सतर्क होगी। हम लोग जो इस पे बहस कर रहे हैं और बताएंगे लोगों को, जो चर्चा इसीलिए होती है कि सरकार इसमें सतर्क हो, अवेयर हो और लोगों की तकलीफ को समझे। जी, पर एक कलेक्टिव बॉडी के रूप में सोचना पड़ेगा सबको, मतलब अलग अलग शरीर के टुकड़े में नहीं देख सकते। आपको एक बॉडी, एक नेशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। नेशन के हिसाब से नहीं सोचेंगे चाहे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये युद्ध की लड़ाई है, बिल्कुल ऐसी भावना बनानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। इकोनॉमी हमारे देश की सुधारनी है तो सबको एकजुट होकर के राष्ट्र के नाम पर काम करना होगा, राष्ट्रीयता लानी होगी, चाहे वो जीडीपी में कंट्रोल करना हो, चाहे इकोनॉमिक मंदी में जाकर हमको नियंत्रण करना हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री और कृषि विभाग को उनको सुधारना हो, उनको डेवलप करना हो। हर मामले में हमें ईमानदारी से और राष्ट्रीय भावना से जब हम काम करेंगे, जैसे कोरोना की लड़ाई में सब लोगों ने संभाव और अपना भावनात्मक स्वरूप सामने लाया और एक दूसरे का साथ बढ़ाने के लिए सब लोग आगे बढ़ गए। इसी प्रकार से हमें देश को भी आगे बढ़ाने के लिए देशभक्ति दिखाने की जरूरत पड़ेगी। जब लॉकडाउन हटेगा, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की लड़ाई चालू होगी, तो उस समय हम अपना कितना योगदान देते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। फिलहाल पर चर्चा को विराम देते हैं, डिबेट को यहीं पर रोकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, फिर वापस लौटेंगे थोड़ी देर के बाद। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।